Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. जो भी लोग चैनल पे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा. ये रहा हमारा चैनल RK Pharma. ठीक है. एंड अब सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2025 का, जो कि है MCRE का. इसका एग्जामिनेशंस होगा ऑन 26 से लेकर आई थिंक 28 फेब तक होने वाला है इसका एग्जामिनेशंस. ठीक है. सो इसकी PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दी है. सभी को सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक. आई होप सभी ने सारे जितने भी डाउट्स है आपके मन में, जितने भी डाउट्स है, ठीक है, आई होप सभी ने रीड कर लिया. तो आज की क्लास में देखेंगे डिटेल सिलेबस, देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है अभी इन आई थिंक 40 डेज़ में, 40-50 डेज़ में क्या पढ़ना है आपको. नियर अबाउट हमें 45 डेज़ है हमारे पास. तो देखते हैं कि 45 डेज़ में हम क्या क्या कवर अप कर सकते हैं. ठीक है. आई होप अभी NFL का एग्जामिनेशंस हुआ है तो सभी ने पढ़ रखा है. FDA का हुआ है तो पढ़ रखा है. अभी ITBP का एग्जामिनेशंस है आपका 3 फेब को. उसके बाद नालको का एग्जामिनेशंस भी आएगा, अभी RRB का आएगा और एम्स के बाद शायद RRB का होगा, आई होप. तो एम्स ने तो अपना एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया है कि इस तारीख को भैया आपका एग्जामिनेशंस होगा. ठीक है. सो इसमें पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, ये सब देखेंगे. ठीक है. उसके बिफोर देखिए, आपकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक. उसके बाद एक्सेप्ट हुआ है या नहीं ये आप चेकआउट करेंगे 11/2 को. ठीक है. 11 फरवरी को. अगर कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है आपको ईमेल भी आएगा, बट करेक्शन की झंझट ना डाले. आप इतने माइन्यूटली फॉर्म भरना कि आपको करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े. ठीक है. अगर आपको कुछ करेक्शन करना होगा तो आप 12 और 14 के बीच में फरवरी के कर सकते हो. एडमिट कार्ड एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जबकि आपका एग्जामिनेशन डेट आया है 26 फरवरी टू 28 फरवरी. ठीक है. तो इसके 7 डेज़ बिफोर आ जाएगा आपका. ठीक है. उसके बाद पेपर पैटर्न क्या क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा. तो इसमें टोटल टाइम होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए 90 मिनट. इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे पूरे. एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे. एक क्वेश्चन कैरी, 1 क्वेश्चन कैरी, 4 मार्क. ठीक है. और इसमें निगेटिव भी होगा. ठीक है. इसमें निगेटिव भी होगा. कितना निगेटिव है देख लेते हैं अब. देखिए 25 क्वेश्चंस जो होंगे आपके जीके और जनरल एप्टीट्यूड, नॉलेज, कंप्यूटर, इससे होंगे टोटल 25 क्वेश्चन. एंड रेस्ट जितने भी 75 क्वेश्चंस है ये आपके रिलेटेड सिलेबस रिलेटेड होंगे. जो आपका इसेंशियल डिज़ायरेबल है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे. गॉट इट. इसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे. कितने? 5 सेक्शन. और 5 सेक्शन में ईच सेक्शन के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको? 18 मिनट. कितना टाइम मिलेगा? 18 मिनट्स. वेयर ईच सेक्शन कंटेन 20 क्वेश्चन. ठीक है. 20 क्वेश्चन रहेंगे, 18 मिनट्स मिलेंगे. और कितने सेक्शन रहेंगे? 5 सेक्शन रहेंगे. ठीक है. उसके बाद each section will appear one by one during the 90 minute of duration. फर्स्ट 18 कंप्लीट हुआ, एक क्लोज होगा. उसके बाद सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होगा, वो 18 के बाद क्लोज होगा. ऐसा आपका सेक्शन चलते रहेगा. ठीक है. उसके बाद बोला है कि यू विल अलाउ ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करंटली एक्टिव सेक्शन विच इज विल इनेबल फॉर द सेट टाइम. 18 के बाद 18 मिनट कंप्लीट होने के बाद वो सेक्शन आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते उस सेक्शन को. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट यही सब दिया है. मीडियम क्या होगा, तो इसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो. फॉर ऑल द ग्रुप्स वेयर क्वालिफिकेशन 10th matriculation 10+2 एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगल होगा आपका. ठीक है. दूसरा
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, देखिए ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, सबको पता है, मतलब आपका एग्जामिनेशन जो होगा 400 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद निगेटिव 1/4 होगा, दैट मीन्स 4 में से 1 मार्क्स अगर आपने गलत किया है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपने अगर गलत किया है तो 1 मार्क डायरेक्टली कट होगा। देन आपको इतने इतने सिक्योर करना है अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, ठीक है। बट ये ऐसे ही दिया रहता है, अगर आपको क्वालिफाई करना है, जॉब लेनी है तो इस पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। ये ऐसे ही क्राइटेरिया दिया होता है कि आप अगर किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है किसी भी स्टूडेंट का, तो इसमें से इसे प्रेफर करते हैं वो लोग, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर के रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी कुछ माइंड में आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑल मेजर स्टेट्स और यूटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू रिसीविंग ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन एम्स रिजर्व द राइट टू अलॉट any city or state across the India to any candidate irrespective of the choice of state made in the application and no correspondence will be entertained in this regard. Got it? तो आपका एग्जामिनेशंस कहाँ होगा ये उन्हीं को पता होगा। आप किसी भी स्टेट से हो तो ओवरऑल इंडिया में आपका एग्जामिनेशंस कहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर सफिशेंट नंबर में उनको अप्लीकेशंस मिले आपके स्टेट से तो आपके स्टेट में होगा, या फिर जहाँ भी हो सकता है वहाँ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी यहाँ दिया है कुछ। एडमिट कार्ड विल बी इशू 3 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप, हाउएवर द सिटी ऑफ द स्टेट विल बी नोटिफाइड बिफोर द 7 day इज एन एडवांस ऑफ इशू द एडमिट कार्ड। 7 days के बिफोर आपको मान के चलते हैं कि 7 days के बिफोर एग्जामिनेशंस के 7 days के बिफोर आपको क्या सिटी एंड स्टेट, जिस भी स्टेट में आपका एग्जामिनेशंस होगा आपको पता रहेगा, आपको मेल मिल जाएगा और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव साइट है जहाँ आप अपना एप्लीकेशन अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग तो आपको पता ही होगा ना कि कैसे कैसे चेकआउट करना है। ये यूआर का कॉलम है, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी एंड टोटल। जो भी आप जिस कास्ट में आते हो, ये एलोपैथी वाला है जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख लेना कि किस रिस्पेक्टिव एम्स में क्या क्या वैकेंसी है, ईएसआईसी में क्या वैकेंसी है, जहाँ आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सेंट्रल कास्ट रिक्वायर होता है, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या रिक्वायर है। ईएसआईसी की वैकेंसी भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एज रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस होंगे कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जो 30+ स्टूडेंट है या फिर 27+ भी है, क्योंकि काफ़ी कुछ पोस्ट के लिए फार्मेसी के ही 27 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप नॉट एक्सीडिंग 32 और रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू कास्ट। तो एक बार ये चेकआउट कर लेना, मैंने नोटिफिकेशंस आपको ये पीडीएफ सारी की सारी पीडीएफ आपको दी है टेलीग्राम पर। जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ऑब्लिक, डिग्री इन फार्मेसी और सीनियर सेकेंडरी विद द डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द recognized institution and qualified and registered as a pharmacist under the Pharmacy Act 1948. आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा while filling application form. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें कि आपका नॉन फार्मा होगा टोटल 25 MCQ, और जो आपका फार्मा होगा उसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 75 MCQ। 1/4 आपका निगेटिव है। एज सेम आरआरबी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आरआरबी में भी आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, सभी आरआरबी का सिलेबस है, ऐसे ही मान के चलना है। बस थोड़ा लेवल जो होगा ना और भी मॉडरेट कर दो,
जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपको इनकम्पैबिलिटी पूछा है तो इनकम्पैबिलिटी में फिजिकल केमिकल सबको सब उसका पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पढ़ना क्या है। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोसेस फॉर्म, देखिए टॉपिक भी क्या क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या टॉपिक सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। जैसे कि हम सुटिक्स की अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोसेस फॉर्म, देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल एंड देयर रिलेटिव एप्लीकेशन। विथ एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये छोड़ना है, ये स्किप करना है, ठीक है। familiarization with a new drug delivery system, introduction to pharmacopoeia with a special reference to the Indian pharmacopoeia, then metrology पढ़ना है, packaging and pharmaceutical जिसमें ये सब आते हैं, कंटेनर, क्लोजर, मेरिट्स डीमेरिट्स आएंगे उसके, देन इंट्रोडक्शन ऑफ एरोजोल, पैकेजिंग, देन साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव एम्स क्या रहा है, साइज रिडक्शन के लिए क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, जितने भी आपके कंटेनर्स होते हैं ये आएगा आपका पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है साइज सेपरेशन, तो साइज सेपरेशन में आपको ये सेडिमेंटेशन मेथड, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, साइज सेपरेशन बाय शिफ्टिंग, साइक्लोन सेपरेटर, ये सब पढ़ना है साइज सेपरेशन में। देन मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, इसमें आपका लिक्विड मिक्सिंग, पाउडर मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, स्टडी ऑफ सिल्वर्जन मिक्सर, होमोजेनाइजर, ये सब आपको किस में पढ़ना है, मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन। उसके बाद क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में ये सब आपको टॉपिक कवर करना है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर मीडिया, फिल्टर एड एंड सिलेक्शन ऑफ फिल्टर्स, स्टडी ऑफ फॉलोइंग फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, फिल्टर प्लेस, सिंटर फिल्टर्स, फिल्टर कैंडल एंड मेटा फिल्टर, ये सब आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल मेथड्स, ये भी आपको कंप्लीट करना है, स्टडी ऑफ परकोलेशन, मैसरेशन, देयर मॉडिफिकेशन, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब भी। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक डोसेस फॉर्म ऑल्सो, देन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। एक एक टॉपिक अगर आप एक एक दिन भी लेके चलते हो ना तब भी सुटिक्स का हो जाएगा कवर। एक टॉपिक उठाना, जैसे कि एक एक टॉपिक मतलब जैसे कि अभी आपके पास 45 डेज ही है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने डिस्टिलेशन स्टार्ट किया तो डिस्टिलेशन में जितने भी आते हैं जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम, वैक्यूम, देन स्टडी ऑफ वैक्यूम स्टील प्रिपरेशन, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब पूरा कंप्लीट करना है। डिस्टिलेशन कंप्लीट किया, उसके बाद उसके MCQ सॉल्व करके देखना इन द PDF फॉर्म, उसके बाद इसको टेस्ट दे के देखना, ठीक है, कितना याद होता है, कितना माइंड में रहता है। उसके बाद इसको जब आप कल पढ़ोगे, आज के दिन के लिए आपने पढ़ लिया, उसके बाद ये टॉपिक जब आप कल पढ़ोगे तो इसको पढ़ना नहीं, बस रिवाइज करना है, जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसे फिर से करना है, ठीक है। यही आपका प्रोसेस रहेगा टिल योर एग्जामिनेशंस। 45 डेज का टारगेट है, बस 45 डेज तो पढ़ना है अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका असेप्टिक एक मिनट, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, स्टरलाइजेशन, असेप्टिक टेक्निक, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। जैसे कि टैबलेट बहुत बड़ा चैप्टर है, टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो कैप्सुलेशंस वगैरह, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, देन स्टरलाइजेशन, ये बड़े बड़े चैप्टर है थोड़े, बट इसको एक ही दिन, एक एक दो दो दिन में आपको वाइंड अप करना है अभी, ठीक है। टाइम बहुत कम दिया है एग्ज़ाम के लिए, गॉट इट। जिनको देना है एग्ज़ाम सीरियसली उन्होंने ही देना है, क्योंकि एग्ज़ाम का फ़ीस तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, 3000 रुपीज़ है, और ये रिफ़ंड भी नहीं होता। आई थिंक SC/ST कैंडिडेट का रिफ़ंड होता है जो कि है 2400, है ना। तो जो लोग सीरियस एस्पायरेंट है वही इसमें इन्वेस्टमेंट करना अपना, और इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा ही करना है। ये सारे टॉपिक आपको विद इन 45 डेज कंप्लीट करके टेस्ट विथ टेस्ट एंड एनालिसिस आपको करना है, गॉट इट। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक सेरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड एंड देयर प्रिपरेशंस, ठीक है। उसके बाद कॉग्नोसी में क्या क्या पढ़ना है, तो कॉग्नोसी में जो टॉपिक दिए हैं, ड्रग दिए हैं, बस उसी को कंप्लीट करना। जैसे कि लैक्सेटिव में बहुत सारे ड्रग आते, बट इन लोगों ने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके दिए हैं कि एलोज आएगा, रुबाब के बारे में पूछेंगे, कैस्टर ऑयल, इसाबगोला, सेना, इनके बारे में पूछेंगे, तो बस इसी को अच्छे से करके जाना है,
क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है ना, तो यही करना है। जैसे कि कार्डियोटोनिक में डिजिटालिस अर्जुना, बस, ठीक है। ऐसे आपको एक कॉग्नोसी भी कंप्लीट करना है। इसमें आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। कार्मिनेटिव, जीआई रेगुलेटर, एस्ट्रिंजेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डेसिव, एंटी रूमाटाइड, एंटी ट्यूमर वगैरह सब कंप्लीट करना है, ठीक है। कॉग्नोसी भी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और टाइम तो लेगा अब आपका, बट आई होप सभी ने सारे टॉपिक कंप्लीट तो किए हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपका ये तो इजी सा सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री एचएपी ज्वाइन करके पढ़ना होता है आपको। बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड एचएपी, एचएससीपी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब एक दूसरे से लिंक अप करके पढ़ते जाना है आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, टैनिन, वोलाटाइल ऑयल वगैरह कॉग्नोसी में भी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो बस थोड़ा हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स, एंजाइम, थेरापेटिक्स, ये सब किस में पढ़ना है? बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक एचएपी। तो एचएपी में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का सारा स्ट्रक्चर, सेल, एनाटॉमी, फंक्शन, कंपोनेंट, ठीक है, ये सब किस में पढ़ना है आपको? एचएपी में। एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल मसल, जितने भी आपके 11 सिस्टम है सारे के सारे आपको कंप्लीट करना है एचएपी में, ठीक है। 11 सिस्टम होते हैं टोटल, सारे कंप्लीट करना है। उसके बाद एचएससीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। उसके बाद कॉन्सेप्ट से बहुत का सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज एजेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिसीज, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन, ये सब किस में कंप्लीट करना है? टिल एपिडेमियोलॉजी, एचईसीपी में, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स का डिस्पेंसिंग फार्मेसी भी बहुत बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, डोज जहाँ लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोज की जितने क्वांटिटी में लिखते हैं उसे क्या कहेंगे, ये सब किस में आता है? डिस्पेंसिंग फार्मेसी के प्रिस्क्रिप्शन पार्ट में। उसके बाद इनकम्पैबिलिटी एंड प्रिस्क्रिप्शन, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक। इनकम्पैबिलिटी को स्टडी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद पोसोलॉजी में डोज के बारे में पढ़ते हैं, डोजेज ऑफ ड्रग, तो ये पोसोलॉजी होता है। इसमें सारे डोजेस कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू A6 सरफेस एरिया, ये सब होता है पोसोलॉजी में। उसके बाद डिस्पेंस मेडिकेशंस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जैसे कि कंटेनर, यूज़ ऑफ कंटेनर, क्लोजर, ये सब आपको डिस्पेंस मेडिकेशन में पढ़ना है। उसके बाद पाउडर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाउडर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद मोनोफेसिक, बाइफेसिक, लिक्विड डोसेस फॉर्म भी आपको कंप्लीट करना है। ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेस फॉर्म, ठीक, मोनोफेसिक डोसेस फॉर्म, ठीक है, ये सब आपको कंप्लीट करना है। सेमी सॉलिड में भी सारा ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेली, सपोजिटरी, पेस्ट्रीज, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद स्टेराइल डोसेस फॉर्म, जैसे कि पैरेंटल डोसेस फॉर्म, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ऑफ्थाल्मिक प्रोडक्ट। देन ये हुआ आपका सुटिक्स के डिस्पेंसिंग फार्मेसी का पार्ट। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको रिंग पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग अप टू द 3 रिंग तक पूछेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद द केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड कवरिंग देयर नॉमेनक्लेचर, केमिकल स्ट्रक्चर, यूजेस एंड देयर इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे कि आपका टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, इसमें आपको प्रोफ्लाविन पढ़ के जाना है, बेंजोलकोनियम क्लोराइड, सिट्रीमाइड, फिनॉल, क्लोरोसाइलेनॉल, फॉर्माल्डिहाइड सोल्यूशन, ये सब आपको कंप्लीट करके जाना है। इसके रिगार्डिंग इसका स्ट्रक्चर, इसके यूजेस, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। किस क्लास में आते हैं ये भी आपको पूछते हैं, जैसे कि अगर आपको डेप्सॉन पूछा गया तो डेप्सॉन क्या होता है? एंटीलेप्रोटिक ड्रग होता है। बस इसका डोज फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, कितने mg में देना होता है, कब देना होता है, किस डिसीज़ में दिया जाता है, ये सब आपको पूछेंगे, ठीक है। एंटी टीबी ड्रग, एंटी अमेबिक, एंटी हेलमेंथिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, then antidepressant, analeptic, adrenergic drug, adrenergic antagonist,
कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, डायूरेटिक ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ये सब आपको केमिस्ट्री में कवर अप करना है। टिल एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है एक एक दिन। अगर आज आपने एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग को उठाया है तो इसमें से जितने भी आपके ड्रग दिए हैं, सिस्प्लैटिन, क्लोराम्ब्यूसॉल, मेथोट्रिक्सेट वगैरह जो है, मरकैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरासिल, ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह सब याद करके जाना है आपको। गॉट इट। उसके बाद आता है मेन टॉपिक अपना टॉक्सिकोलॉजी का। तो इसमें आपको बेसिक जो जनरल फार्माकोलॉजी है सारा कंप्लीट करना है। जनरल फार्माकोलॉजी से बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मैकेनिज्म एंड एक्शन हुआ, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार इसको देख लेना क्या क्या पूछेंगे इसमें से। उसके बाद ऑटोकॉइड्स आपको कंप्लीट करना है। देन ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, ठीक है, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीज, इसमें जो भी आपके आते हैं टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, ये सब आपको कंप्लीट करना है कीमोथेरेपी में। उसके बाद आता है ज्यूरिक्स। तो ज्यूरिक्स में आप ऑलमोस्ट सबका रटा हुआ है ज्यूरिक्स। इसमें फॉर्म नंबर जो होता है, फॉर्म नंबर वगैरह, चैप्टर जो होते हैं, सेक्शन जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्स में काफ़ी क्वेश्चन आपको चैप्टर और सेक्शन से मिलेंगे। किस चैप्टर में क्या इंक्लूड होता है, किस सेक्शन में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, ये आपको करके जाना है। वट और होता है फॉर्म नंबर, लाइसेंस फॉर्म नंबर जो होता है ना, मोस्ट रिपीटेडली पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये रहे आपके ज्यूरिक्स के टॉपिक। उसके बाद डीएसबीएम में सारे मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक वगैरह, देन एबीसी, वीडी एनालिसिस, लीड टाइम, ये सब आपको कंप्लीट करके जाना है डीएसबीएम में। गॉट इट। उसके बाद एचसीपी में क्या कंप्लीट करके जाना है, तो हॉस्पिटल रिगार्डिंग पूछते हैं, हॉस्पिटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूछते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल प्रोडक्ट, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल क्या होती है, फैसिलिटी क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेआउट पूछेंगे। ये सब किसका पार्ट होता है, एचसीपी का पार्ट होता है, नॉट एचसीपी, एचसीपी का पार्ट होता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। देन उसके बाद डेफिनेशन, स्कोप, ये सब इसमें पूछेंगे। उसके बाद डिसीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में इम्यूनोलॉजी वगैरह आपको पूछेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग साइलेंट सिम्टम्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, हेपाटाइटिस, रूमाटाइड आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एपिलेप्सी, डायबिटिक, पेप्टिक अल्सर एंड हाइपरटेंशन। उसके बाद फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, इसमें आपको टेराटोजेनिसिटी वगैरह, एडवर्स इफेक्ट सब पूछेंगे। ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ड्रग डिपेंडेंस, बायो अवेलेबिलिटी, ये सब किस में पूछेंगे आपको, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विद देयर सिग्निफिकेंस, ये आपको टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। आई होप आपको सभी को सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। बस आपको इसको क्या करना है, डे बाय डे, जैसे कि आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि डे 1 में इसके सूटिक्स के टॉपिक से ये कवर कर रहा, टैबलेट कवर कर रहा, केमिस्ट्री के टॉपिक से मैं आज एंटी नियोप्लास्टिक कंप्लीट कर रहा हूँ, तो कोलॉजी का भी सेम करो, एंटी नियोप्लास्टिक ही उठाओ, तो आपको क्या होगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगा और टॉपिक भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद ज्यूरिक्स का अगर इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट डे शेड्यूल कंप्लीट करना है। एचईसीपी का रिगार्डिंग आपको पैरेंट्रल कंटेनर वगैरह, एचईसीपी डिसीज़ वगैरह करेंगे, डिसीज़ आपका बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, एचईसीपी। देन पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपको कंप्लीट करना होगा। तो ऐसे दिन में आप 6 घंटे निकाल के रखो, 6 सब्जेक्ट को दे दो, ऐसा 45 डेज तक आपको कंप्लीट करना है। और इसमें आपको इंक्लूड करना होगा टेस्ट विद एनालिसिस। अगर आप, मैंने काफ़ी कुछ स्टूडेंट को देखा है जो मेरे ही स्टूडेंट है, मैं रिज़ल्ट तो देखती हूँ, ना कि कुछ उनको बोलती हूँ, रिज़ल्ट देखती हूँ मैं। अगर आपको एक टेस्ट के लिए 3 अटेम्प्ट देती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, 2 अटेम्प्ट बस ऐसे मगअप कर लेते हैं कि इसका आंसर ये है, ये इसका आंसर ये है, या फिर लिख के रखते हैं और विद इन 10 मिनट्स थर्ड वाला टेस्ट होता है ना, 200 आउट ऑफ 200, देख लो उनके मार्क्स। अरे भाई, मेरे टेस्ट में आपको 200 में से 300 भी मिल जाए तो भी, तब भी आपकी जॉब नहीं लगेगी ना।
तो खुद का ट्रस्ट क्यों तोड़ रहे हो? ट्रस्ट बनाए रखो खुद पे। मेरे क्लास में टॉप आके भी आपका कुछ नहीं होने वाला है, बस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं सारे एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉक 1 दिया आपको तो सारे क्वेश्चंस मॉक 1 से आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है कि क्या आ सकता है। इन्होंने इतने सारे टॉपिक दिए हैं तो पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। टॉपिक तो सारे क्लियर कर दिए इन लोगों ने। अगर आपको पूछा है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन में किसी की टेराटोजेनिसिटी रिगार्डिंग ड्रग इंड्यूस डिसीज़ के बारे में पूछेंगे तो किस ड्रग के बारे में पूछेंगे आपको पता है क्या? किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे पता है क्या? घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन को समझो, इसलिए टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट क्यों होता है? कि हम क्वेश्चन को समझ सके कि कितने क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ये बंदा। ठीक है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग किस में आता है, आप फट से आंसर शेड्यूल पी कर दोगे। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग अगर किस में आता है अगर आपको पूछा तो आप जल्दी से बिना सोचे, अगर आपका अच्छा खासा रटा हुआ है तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे शेड्यूल पी में आता है भाई। अगर आपको पूछा गया है कि शेड्यूल 10 में क्या आता है तो इसमें आता है जो इफ़िशिएंट फार्मेसी रनिंग करने के लिए जो इफ़िशिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो कंटेंट होते हैं इन शेड्यूल 10। अगर आपको याद है तो आप सब पट पट कर लोगे ना, एकदम से कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ना कि आपको क्वेश्चन को, मैंने इसलिए अभी अटेम्प्ट 1 कर दिया है सभी टेस्ट का। सभी टेस्ट आप एक बार दे सकते हो। जब भी आपका एग्जामिनेशंस होगा उसके पहले मैं अटेम्प्ट इंक्रीज़ कर दूंगी, बट आपको अभी सीरियसली होके देना है। ठीक है, सो दोज हू वांट टू जॉइन टेस्ट सीरीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आरआरबी के लिए, प्रिजन के लिए, नालको के लिए, एम्स के लिए, सभी एग्जामिनेशंस के लिए, सभी एग्जामिनेशंस इंक्लूड होगा इसमें सभी का। ठीक है, तो आपको टेस्ट मिलेगी, मुझे मैसेज कर लेना जस्ट एट 299 रुपीज़ में। ठीक है, और जिनको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ में आती है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ आप बाय मत करना, क्योंकि इमैच्योर स्टूडेंट बहुत दिखे हैं मुझे टेस्ट सीरीज़ में जो कि इलॉजिकल बातें करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, गॉट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रिपेयर करेंगे एम्स एज वेल एज आरआरबी, नालको, आपका फार्मेसी का, डीटीपीएस प्रिजन का, डीटीपीएसबी का। अभी तो आपके कंटिन्यू एग्जामिनेशंस है, कंटिन्यू। अभी भी आपके पास जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं डीएमईआर की एग्जामिनेशंस अभी रिमेनिंग है। आपकी जेडपी वेटिंग लिस्ट अभी भी चल रही है, आप चेकआउट कीजिएगा। जो लोग जेडपी अमरावती के लिए, जिन लोगों ने पेपर दिया था उनका अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि एक सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट जो थी शायद एक सर्विसमैन ने ज्वाइन नहीं किया है, तो जो ओपन ओबीसी के कैंडिडेट है या फिर अदर किसी कास्ट के भी है तब भी जिनका स्कोर अच्छा रहा है उनको ओपन में कन्वर्ट करके ज्वाइनिंग दे दी जा रही है। कल या परसों शायद उनका डीवी भी है। तो जो लोग है अमरावती के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था जेडपी के लिए, आप प्लीज़ वो लिस्ट देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पे दी है। ठीक है गाइस, सो आई होप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं अब तक। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऑल क्लियर, ऑल राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।